हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कविता गौतम, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू, बीए प्रथम वर्ष के होम साइंस के सेकंड पेपर का आहार एवं पोषण जो हमारा पेपर है उसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर शुरू कर रही हूँ। सेकंड चैप्टर में बच्चों हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है, जिनके बिना हमारा शरीर चल ही नहीं सकता, अति आवश्यक हैं और ये हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इस श्रेणी में 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आज हम कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट जो है ये सभी सजीव जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, पेड़ पौधों में भी, जानवरों में भी, मनुष्य में भी पाया जाता है। ये हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं, पौधों का भी हिस्सा होते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक मतलब इसके अंदर कार्बन होता है। ये 3 चीजों से मिलकर बना है। इसको संक्षिप्त रूप में कहते हैं हम CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जैसे जल में होता है। जल के किससे बनता है बेटा? H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1। तो इसी तरह इसमें ये कार्बन जब इसके साथ जब जुड़ जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट का रूप ले लेता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के हिस्से होते हैं, हमारे रचनात्मक तत्व होते हैं। जैसे और किस रूप में होते हैं ये? पेड़ पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। और जानवर से मतलब मेरा प्राणी से, सब प्राणियों में होता है। तो ये सेल्यूलोज के रूप में हो सकता है, हेमी सेल्यूलोज के रूप में हो सकता है, काइटिन या पैक्टिन। ये रूप है, विभिन्न रूप है जिस रूप में हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, जो हमारे आहार का हिस्सा होता है। उसमें मंड, शर्करा, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इत्यादि होता है। ये हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं, मिठास लिए हुए होते हैं। शुरू में जो जटिल वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आरंभ में मीठा नहीं लगते हैं, फीके लगते हैं, स्वाद रहित होते हैं, लेकिन उनको अगर उनकी पाचन प्रक्रिया, विखंडन चलता रहेगा तो वो भी मीठे लगने लगेंगे। और हमारे शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का ये प्रमुख स्रोत होता है। हमारे आहार का 90% हिस्सा कार्बो से ही बना हुआ होता है। तो ये हमारे शरीर को शक्ति देते हैं और ऊष्मा प्रदान करते हैं। जैसे चर्बी जो होती है, वसा जो होती है, वो भी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। कार्बोज भी हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, लेकिन ये चर्बी की तुलना में जल्दी पच जाते हैं, आसानी से पच जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट इन्हें सैकराइड्स भी कहते हैं, कार्ब्स भी कहते हैं। ये शर्करा या स्टार्च का रूप होते हैं। शर्करा जो है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है और स्टार्च जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का जटिल रूप है, जो कि पाचक रसों की मदद से शर्करा में विखंडित हो सकता है। समझ में आई बात? मतलब स्टार्च का सरल रूप शर्करा है। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ये मैं आपको लगभग हर लेक्चर में रिपीट कर रही हूँ, इसलिए अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट का जब आहार के एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं बेटा? एंजाइम को हिंदी में हम किण्व बोलते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर कुछ रसों के रूप में स्रावित होते हैं और ये जो एंजाइम होते हैं ये जब कार्बोहाइड्रेट पर अपना प्रभाव डालते हैं तो उसको पचाने में मदद करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड में बदल जाता है। मोनोसैक्राइड भी कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल सरल, सबसे सरल रूप होता है। मोनोसैक्राइड जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज, ये मोनोसैक्राइड्स होते हैं, इसमें टूट जाता है
और ये आंत के द्वारा आराम से अवशोषित हो जाता है। मतलब हम जो कार्बोज ग्रहण करेंगे पहले वो विखंडित होगा, मोनोसेक्राइड्स में परिवर्तित होगा, उसके बाद ही हमारी आंत उसका अवशोषण कर सकती है। जटिल रूप में आंत उसका अवशोषण नहीं कर सकती है। रक्त में जो उपस्थित होता है ग्लूकोज, वो हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। हमारे रक्त में हमेशा ग्लूकोज का एक निश्चित स्तर होना चाहिए और उसी के बूते पे हम हमारा शरीर कोई भी कार्य कर पाता है। हमने जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया है उसमें से जितनी हमारे रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा है, जितनी होना चाहिए ग्लूकोज, उतना उसमें घुल जाता है और उसके बाद जो अतिरिक्त ग्लूकोज बचता है बेटा, उसको हमारा लिवर ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और ये ग्लाइकोजन हमारे शरीर में संग्रहित रहता है, हमारे शरीर के अंदर ये स्टोर हो जाता है। और जब कभी भी हमें फिर आगे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तब ये ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, हमें ऊर्जा मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला है भौतिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक मतलब जो ऊपर से दिखाई देती हैं। तो इनमें दो रूप हैं, एक है शर्कराएं और दूसरा है अशर्कराएं। शर्करा जो रूप होता है बेटा कार्बोज का, ये स्वाद में मीठा होता है। ये प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होती है। फ्रुक्टोज फलों के अंदर फ्रक्टोज के रूप में होती है, सब्जियों के अंदर दूसरे रूप में होती है। तो ये हमारे फल में, सब्जियों में शहद, गुड़, शक्कर, ये शर्करा का सरल रूप है। जहां मतलब बिल्कुल सरल रूप में होगा किसी भी आहार में, तो वो शर्करा के रूप में हो। शर्करा जो होती है वो जल में घुलनशील होती है, ये आप सब लोग जानते हैं, और ये रवेदार होती है। ये बेटा खेदार लिखा हुआ है, खेदार नहीं है, रवेदार होती है ये। अशर्करा क्या होती है आप पूछेंगे? अर्क मतलब शर्करा के अलावा जितना भी कार्बोज के रूप हैं वो सब अशर्करा कहलाएंगे। तो ये अशर्करा जो होती है ये पाउडर रूप में होती है। अब बच्चों ये आप लोगों को दिमाग में आएगा पाउडर रूप में होती है, बनती कैसे? मैं आपको जैसे बता रही थी भी, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों के अंदर कि जब पौधा सूर्य की रोशनी से और खनिज लवण जो उस धरती से प्राप्त होते हैं, इनकी मदद से और जल की मदद से कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन करता है और अपने शरीर के अंदर संग्रहित कर लेता है। पौधे का शरीर क्या होता है बेटा? उसका तना, उसका जो फल होता है, किसी किसी में वो जड़ में होता है। तो ये सारी जो होती हैं ये कार्बोज के रूप में होती है। तो ये पौधे के जो तने हैं, छिलके हैं, ये सब कार्बोज से बने होते हैं और ये कार्बोज का अशर्करा वाला रूप है। फल के अंदर जो मिठास है वो शर्करा के रूप में है। सब्जी के अंदर फीका है लेकिन वो अशर्करा के रूप में मतलब कार्बोज अवस्थित है। तो ये स्वाद रहित होती है, जल में ये घुलता नहीं है। ये फायदा भी है बेटा, जो चीज जल में घुल जाएगी वो, अगर जैसे पौधे के अंदर अगर उसके अंदर खुला हुआ हो तो शर्करा क्या होगी, जल में घुलकर मिट्टी में चली जाएगी। तो ये जो जटिल रूप होता है ये संग्रहित होना बड़ा आसान होता है पौधे के अंदर। तो ये जल में अघुलनशील होती है। पेड़ पौधे इनके प्राप्ति के मुख्य साधन हैं। इसका कोई आकार नहीं होता, पाउडर फॉर्म होता है, बताया पहले आपको। और इसमें शर्करा की कई इकाइयां होती है, मतलब ये जटिल रूप है। शर्करा जो होती है बेटा मोनोसेक्राइड रूप में होती है। तो मोनोसेक्राइड बहुत सारे अणु मोनोसेक्राइड के मिल जाते हैं, तब ये अशर्करा का रूप होता है और इनका अणुभार अधिक होता है। और इनका सूत्र ये तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका कोई आकार नहीं होता है, इसकी रवे नहीं बन सकते हैं। और ये कहाँ होता है? अनाज और दाल के छिलकों में, फल और सब्जी के छिलके में, बाहरी भाग में, और कहीं कहीं भीतरी भाग में भी ये पाया जा सकता है। रासायनिक आधार पर भी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। तो रासायनिक आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। ये है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड।
बेटा अब इसको मैं विखंडित करके पहले आपको समझाना चाहूंगी। मोनो शब्द जहां भी आए मान लीजिए वो एक के लिए है, एकाकी कोई होगा तो वो मोनो कहलाएगा। डाई का मतलब होता है हमेशा द्वि, दो, और पॉली का मतलब होता है बहु, बहुत सारा। तो ये मोनो, डाई और पॉली वर्ड कहीं भी आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एक, दो और बहु वाला बात है। अब सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसैकेराइड। ये हमारे कार्बोस का सबसे सरल रूप होता है, और ये सबसे सरल रूप है तो इसके ऊपर पाचक एंजाइम की और कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, ये रक्त में सीधे अवशोषित हो जाते हैं। हम अगर इसको शर्करा के रूप में ग्रहण करते हैं, हम इसे मोनोसैकेराइड के रूप में जो भी कोई चीज लेंगे तुरंत आंतों के द्वारा अवशोषित हो जाती है। मोनोसैकेराइड दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस सैकेराइड। मोनो का अर्थ है एक और सैकेराइड का अर्थ है शर्करा। मोनोसैकेराइड के उदाहरण है ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज। आप कहते हैं ना किसी को चक्कर आ रहे हैं तो इसको ग्लूकोज पिला दो, क्यों? ग्लूकोज तुरंत अवशोषित होकर उसके रक्त में पहुंच जाएगा और उसको ऊर्जा देगा। अगर किसी को कमजोरी महसूस हो रही है, ग्लूकोज घोल के हम पिला देते हैं। इसी तरह से जब आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं तो अक्सर आपको नाश्ते में केला दिया जाता है, केले के अंदर फ्रक्टोज है, आपको तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये तुरंत ऊर्जा देने का होता है, एज सच हमारे रक्त के अंदर अवशोषित हो जाता है। तो मोनोसैकेराइड के जो रूप हैं वो हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है मोनोसैकेराइड वो कहलाता है डी ग्लूकोज। इसे डेक्सट्रोज के रूप में भी कहा जाता है। डेक्सट्रोज, ये यहाँ पर प्राकृतिक डेक्सट्रोज की बात होती है। जो हमें ग्लूकोज का डिब्बा मिलता है वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया हुआ डेक्सट्रोज है। ग्लूकोज कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें जो निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा की आवश्यकता ग्लूकोज, हमारे रक्त के अंदर अवस्थित जो ग्लूकोज है बेटा, वो ही इस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। गैलेक्टोज दूध और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है, दूध और दूध से बने जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। और फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रूट से बना हुआ है, तो सब्जी और फलों में उपलब्ध होता है। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। डाइसैकेराइड क्या है? डाइसैकेराइड के एक अणु के अंदर दो मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। दो हो गए, मतलब दो मोनोसैकेराइड मिलकर जब एक अणु का निर्माण कर रहे हैं तो उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। ये जल में घुलनशील है और इसके रवे बनाए जा सकते हैं। समझ में आया? मोनोसैकेराइड का रवा भी बन सकता है, इसका भी रवे बन सकते हैं। ये ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की तुलना में कम मिठास युक्त होते हैं, लेकिन पॉलीसैकेराइड की तुलना में अधिक मीठे होते हैं। और इसके दो अणु अगर ग्लूकोज के मिल जाते हैं तो वो एक अणु बनाता है किसका? माल्टोज का। माल्ट भी एक रूप होता है कार्बोज का। इसी प्रकार से अगर एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज का मिल जाता है तो लैक्टोज का निर्माण हो जाता है। लैक्टोज जो होता है हमारे दूध में पाया जाता है। तो लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज ये डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, सुक्रोज प्राकृतिक रूप से पौधों के अंदर पाया जाता है। पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये सुक्रोज का निर्माण होता है। इसका सबसे अच्छा जैसे गन्ना जो होता है, गन्ना के अंदर वो सुक्रोज के रूप में होता है ये। तो ये बहुत सारे पेड़ पौधों में उस रूप में पाया जाता है। माल्ट भी बेटा किसी किसी पेड़ पौधे के अंदर रस के रूप में भी होता है ये, और माल्टोज के रूप में। पॉलीसैकेराइड जो है ये थोड़ी जटिल है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब बहु, मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड की जब श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई होती है, श्रृंखला की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तब वो पॉलीसैकेराइड कहता है। ये हमारे पौधों और जानवरों में जो खाद्य भंडार होता है ये उसी रूप पॉलीसैकेराइड के रूप में उसके अंदर संग्रहित होता है। क्या चीज? कार्बोज जो है जब पौधों के अंदर संग्रहित होता है या हमारे शरीर के अंदर जब संग्रहित होता है तो ये पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है। जहां भी भंडारण हो रहा होगा वहां इसका पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है।
पॉलीसैकेराइड ये जब आवश्यकता पड़ेगा तब विखंडित होगा, तुरंत शक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होता है। पॉलीसैकेराइड के एक अणु में सैकड़ों या हजारों मोनोसैकेराइड की श्रृंखला हो सकती है और इसके उदाहरण है ग्लाइकोजन। मैंने आपको बताया था हमारे शरीर में जब हम ग्लूकोज लेते हैं, पहले आपने कार्बोज लिया, उसका विखंडन हुआ, आंतों के अंदर उसका विखंडन होकर किस रूप में हो गया, मोनोसैकेराइड्स में हो गया। फिर हमारी आंतों ने उसका अवशोषण कर लिया, किस रूप में किया है, मोनोसैकेराइड के रूप में। फिर ये मोनोसैकेराइड जाएगा हमारे लिवर के पास में, जो हमारे शरीर की बहुत बड़ी फैक्ट्री या कारखाना है। लिवर इसको क्या करता है, जितना हमारे शरीर में रक्त में जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता है उतना तो रक्त उसके अंदर चला जाता है और शेष बचे हुए मोनोसैकेराइड्स को ये वापस परिवर्तित कर रहा है जटिल रूप में, किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के रूप में उसको मतलब जटिल बना दिया है और उसको संग्रहित कर लेता है। और ये कहाँ संग्रहित होता है, हमारी पेशियों के अंदर, हमारे यकृत के अंदर ये स्टोर हो जाता है। देखो ग्लाइकोजन मनुष्य और जानवरों के लिवर और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। समझ में आया बच्चों? कुछ कार्बोहाइड्रेट सरल होते हैं। अब आपको अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि जो मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स होते हैं ये सरल कार्बोहाइड्रेट हैं। क्यों क्यों सरल है? क्योंकि ये एज सच अवशोषित हो जाते हैं और तुरंत ऊर्जा दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल वाले लेवल के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट शर्करा का रूप होता है। ये तीव्रता के साथ तुरंत मतलब तुरंत ऊर्जा के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये कम समय तक ऊर्जा देते हैं और खत्म हो जाते हैं, मतलब कम समय तक ये ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। जबकि जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसमें कॉम्प्लेक्स है, मतलब जटिल है, ये शर्करा अणुओं की लंबी श्रृंखला होती है। और ये आप देखिए कि अपने जो साबुत अनाज में जो फाइबर होता है, जो रेशा होता है, ये एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये आसानी से पचता नहीं है, लेकिन पचने में समय लेता है। पचने के बाद में ये भी सरल रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम लोगों को बहुत कहते हैं साबुत अनाज का इस्तेमाल करो, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, मतलब डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उनको डॉक्टर कहते हैं आप साबुत अनाज का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत तो है, लेकिन ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होगा तो ये आपको ऊर्जा प्रदान करेगा लंबे समय तक, देर से विखंडित होगा और लंबे समय तक आपको ऊर्जा करेगा। अब बच्चों आज का चैप्टर अभी पूरा समाप्त नहीं हुआ है बेटा। इस चैप्टर का अगला पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। आप लोग इसको पढ़िएगा, मैं जो नोट्स भेजूंगी उसको पढ़िएगा, इससे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं और हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की, इस विषय में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।